नमस्कार, मी रश्मी. MN न्यूजमध्ये आपले मनापासून स्वागत. वसंत व्याख्यानमाला समिती लोणावळा यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या वसंत व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प कारगिलमधील युद्धवीर परमवीर चक्र विजेते योगेंद्रसिंह यादव यांनी गुंफले. त्यांचे स्वागत सैनिकी बँड पथकाने केले. योगेंद्रसिंह यादव कारगिल युद्ध आणि मी या विषयावर ते बोलत होते. कारगिल युद्धभूमीवरचा थरार मांडताना नागरिकांच्या अंगावर शहारे येत होते. अवघड परिस्थितीत कोणतीही हार न मानता देशासाठी काहीतरी करायचे हे शालेय जीवनातच ठरवणाऱ्या यादव यांनी स्वतःला वाहून घेतले. यावेळी राष्ट्रीय खेळाडू, पत्रकार असे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असलेल्या स्मृती कुच्छाल यांनी अंतर्मन सुंदर कसे ठेवावे याबद्दल भाष्य केले. कुच्छाल यांचा सन्मान कार्यकारिणी अध्यक्षा चित्रा जोशी यांनी केला. ॲडव्होकेट माधवराव भोंडे यांनी योगेंद्रसिंह यादव यांचे स्वागत केले. राधिका भोंडे यांनी वसंत व्याख्यानमाला संदर्भात प्रास्ताविक केले. यावेळी संजय गायकवाड, प्रशांत पुराणिक, संजय पुजारी, माधवराव भोंडे, योगेशसिंह यादव, स्मृती कुच्छाल व्यासपीठावर उपस्थित होते. पाहूया या कार्यक्रमाचा सविस्तर रिपोर्ट. पदार्थ से सूक्ष्म की ओर यह दीप है स्नेह एवं विश्वास का एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं का. दीप प्रज्वलन कर हम ईश्वर का नमन करते हैं और उनकी स्तुति के साथ वाटणी करून भांडणे होत नाहीत आणि ज्याच्या विपुल साठ्याने मेंदूवर त्याचा वर्धन्यच होते. या एकाच विचाराने कैलासवासी प्रकाशभाई मोहाडीकर यांनी 21 वर्षापूर्वी सुरू केलेली ही विचार शृंखला आजपासून 22वी कडी जोडत आहे. 22 वर्षे सातत्याने एखादा उपक्रम सुरू ठेवणेच नव्हे तर मागील वर्षातून शिकून पुढील वर्षात त्यात बदल घडवत जास्तीत जास्त उन्नत होण्याचा प्रयत्न करणारे हे आमचे सर्व कार्यकर्ते. यांना मी थँक्यू कधीच म्हणणार नाही. फक्त एवढंच सांगेन, येतील बहु जातील बहु धुराही सांभाळत राहू. उद्या असेन मी नसेन मीही तरीही चालू राहेलही. की रोशनी के वो साज हुआ करते हैं. कारगिल के जंग में जिसने जलवा दिखाया हो, ऐसे योगेंद्र जो वतन की आबरू के लिए असली ताज हुआ करते हैं. जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाया, 15 गोलियां लगने के बावजूद भी हार नहीं मानी और वह लड़ते रहे. जिन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी और उसे पछाड़ दिया. ऐसे वीर योद्धा जिन्हें हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, वे हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. मेरा अनुरोध है कि आप अपने अनुभव हमसे साझा कर हमारा मार्गदर्शन करें. सर, ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज़ नहीं है, क्योंकि भारत माँ ने बेटे और बेटियां पैदा नहीं किए. भारत माँ ने तो सिंगनिया और शेर पैदा किए. तो जय हिंद. थैंक यू. यूं ही आपका जोश बना रहे. और मंचासीन बैठे हुए हमारे तमाम अतिथिगण, माताएं, बहनें और इस देश के नौजवान युवा पीढ़ी, मैं आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं. पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म का जो है ध्वज फहरा दिया. हम ऐसी पावन धरा के ऊपर बैठे हुए हैं और बड़ा गर्व होता है कि हमारी नेवी की जो जड़ है ये शिवाजी महाराज के द्वारा दी गई हुई है.
तो INS शिवाजी से आए हुए जो मेरे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, तो ये धरती बहुत ही पुनीत है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस भारत माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, इससे जन्म लिया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद इन मनुष्य का शरीर मिलता है। शायद हमने पिछले 100 जन्मों में कोई पुण्य कार्य किए होंगे, तब हमें भारत माँ के गर्भ से ये मनुष्य का शरीर मिला है। ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और ऐसी धरती पर जन्म लेना 100 जन्मों के पुण्य के समान है। यहां से लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, एक छोटा सा गांव औरंगाबाद अहीर, बड़ा जुड़ता हुआ नाम है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। एक किसान और जवान का बेटा हूं। बचपन में सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ करके बड़ा हुआ हूं। खेतों और खलियानों में काम कर करके अपने शरीर को मजबूत किया हूं। जो नौजवान बैठे हैं, हम सब इस धरती पर आए हैं तो हमारा कुछ पर्पज है। पर्पज, अगर हमारे लाइफ का हमें पर्पज हमें मिल जाए, जो ये नौजवान जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनीज, शायद इनको पर्पज मिला होगा, तब ये आकर के ट्रेनिंग सेंटर में आकर के भर्ती होकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति का इस धरती पर कोई पर्पज है। अगर पर्पज उसको मिल गया तो उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आज नौजवानों को अपना पर्पज ही मालूम नहीं होता है। मैं देश के हर कोने में, हर बड़े से बड़े शिक्षण संस्थान में इन नौजवान साथियों के साथ जाता हूं, वार्तालाप करता हूं, संवाद करता हूं, तो कुछ नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई जी मेंस की तैयारी कर रहा होता है, एडवांस की तैयारी कर रहा होता है। तो पूछता हूँ, यार डॉक्टर क्यों बनना है? बोला मम्मी ने बोला। उसको अपना पर्पज नहीं मालूम। एमएससी कर रहा है, भाई एमएससी करके क्या करेगा? अभी सोचा नहीं है। कब सोचोगे? तो इस लाइफ का अगर हम पर्पज हमें जितनी जल्दी मिल जाता है, तो आज आपको जो है 3P का एक फॉर्मूला देकर के जा रहा हूं। पहला पर्पज, पहला P। दूसरा P पैशन, जुनून। अगर मेरे पास पर्पज है और पर्पज को प्राप्त करने के लिए जो वो पैशन, वो जुनून पैदा हो जाए, तो एक इंसान की 4 प्रकार की शक्तियां, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शक्ति, वो एक साथ एकत्रित हो जाती है। तो तीसरा P परफॉर्मेंस, कितने हाई लेवल तक जा सकता है, उसके कितनी उच्च पराकाष्ठा पहुंच सकती है, और आप वो कर सकते हो जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं। तो आज अगले 1.5-2 घंटे 2 पार्ट्स के अंदर हम ये सेशन लेने वाले हैं, और इस सेशन में आपको अपने पर्पज, अपनी मूल्य और आपके मेंटल स्ट्रेंथ को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उसी की बदौलत फिर हम अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को एक बहुत ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो अगले 40 मिनट के बाद आपकी स्मृति में आपको उस चीज के बारे में बताएगी जो हमने जोश, जुनून और जज्बे में कर दिया।
अब कर दिया, कैसे किया वो उसको डिफाइन करेंगी, वो उसको बताएंगे, और आप लोग भी उसको अगर गौर से सुनेंगे तो आपको भी अपनी लाइफ के अंदर आने वाली तमाम चुनौतियों से आप किस तरह से लड़ सकते हैं उसके बारे में आज आपको पता चलने वाला है। हाँ, ये बहुत अच्छा जो आपने फिल्मों के अंदर, न्यूज के अंदर आपने कारगिल वॉर मेमोरियल की पिक्चर देखी होगी। कारगिल वॉर मेमोरियल के जस्ट पीछे की पहाड़ी वो तोलोलिंग पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, 22 दिन तक। और उस 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। उसके बाद एक और टास्क हमें मिला, क्योंकि फौज में एक टास्क खत्म होने के बाद दूसरा ना मिले ये असंभव है, मल्टीपल टास्क मिलते हैं। टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए, टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी। ऐसी पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम कहते हैं, फौजी भाषा में उसको घातक प्लेटून कहते हैं। उस टीम के अंदर कुछ नए और पुराने जवानों का चयन शुरू हुआ। तो मैं जो नौजवान साथियों आपको कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। आप लोगों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान का बेटा हूं। मेरी कोई पहचान नहीं थी, कोई शक्तिशाली नहीं। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्युनिशन पहुंचाना। 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो सुबह 5:30 बजे 25 से 30 किलो वजन उठा करके रात को 2:30 बजे उस पहाड़ी पर अपने साथियों के पास पहुंचते थे, उनको वो सामान देते थे, फिर 2 घंटे में वापस भी आते थे। 22 दिन तक ये 3 जवान ना सोए थे, न इनको खाना मिला था, ना पानी मिला था, बिना रुके बिना थके लगातार 22 दिन तक चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान, तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस घातक प्लाटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य। उनको जो पत्थर, हमारी आवाज और पत्थरों की आहट से उनको लगा कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब आ गई, उन्होंने दोनों तरफ से फायर कर दिया और हमारा रास्ता कटा हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल ऐसे प्लेन स्पेस, फिर सामने फिर 2 बंकर। 7 जवानों ने पलक झपकते अंधाधुंध फायरिंग किया। उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत की घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप 50-60 मीटर रहा होगा, और टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 होती है और हम केवल 7 थे, वो 150 थे। लेकिन बिना डरे, बिना घबराए, साहस के साथ, धैर्य के साथ, डरता के साथ ये हिंदुस्तान के जवान लगातार उनके साथ फायरिंग करते रहे, लड़ते रहे। लड़ते लड़ते फिर ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेडशूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी तो हेडशूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं
कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। रही थी मेरा साथी मेरे ठीक सामने बैठ करके मुझे फ्रस्ट्रेट करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। मैं उनका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला। से मेरी बगल में बैठा था मेरा साथी, ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था मेरा। उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी, उसका आखिरी शब्द क्या, और उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़े फट जाते हैं, खून की फुहारें लेते मेरे गोद में लेट जाता है। और साथी आगे बढ़ा, वहीं पर एक आर्टिलरी का बम गिरता है, इसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ से खून की बौछारें बौछारें, बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गर्व था, इस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटे थे। That's the spirit. सर की शौर्य गाथा सुनने का सौभाग्य तो मुझे 100 बार मिला है, और आज शायद मैं 101वीं बार मैंने लाइव सर को सुना है। जब भी मैं सर को सुनती हूँ ना, तो केवल एक ही ख्याल मन में आता है, बस एक, क्या सैनिक का ही ये कर्तव्य है भारत माँ की आंचल को सुरक्षित रखना? बताइए, क्या सैनिक का ही ये कर्तव्य है? क्या सभी का है? या सैनिक होने का मतलब केवल इतना है कि राइफल लेके हम सब में, यहां बैठे एक एक आत्मा में, एक एक शरीर में वो बल है, वो शक्ति है आपके अंदर, सब लोगों के अंदर एक योगेंद्र यादव, एक योद्धा बैठा है। लेकिन अभी तक, चाहे हमारी उम्र 17 साल है या 40 साल है या 60 साल है, हमारा परिचय हमारे अंदर बैठे हुए योद्धा से हुआ ही नहीं है। मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ? मैं थोड़ा सा अपना परिचय आपको दे देती हूँ। मेरा नाम स्मृति कुचल है और मैं हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से मेरे जो फादर साहब हैं उनका योगदान रहा है, और हरियाणा का पहला फर्स्ट एवर प्राइवेट कॉलेज की जो फाउंडेशन रखी थी वो मेरे फादर साहब ने रखी थी, क्योंकि उससे पहले केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे। और आज हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं सोनीपत में, और मेरी मोस्टली सारी शिक्षा बाहर से हुई है, यूएसए से हुई है, इटली से हुई है जर्नलिज्म में, और मैं नेशनल लेवल की वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी रह चुकी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। और पिछले साल अक्टूबर में ही मैंने नया नेशनल रिकॉर्ड वेट लिफ्टिंग में बनाया है। मैंने एक वादा मेरे फादर को किया था जब मैं छोटी थी कि आपका नाम मैं नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगी और आप ही के ही नक्शे कदमों पे चलूंगी, लेकिन फ़र्क इतना है